हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आपकी डिमांड थी सैम्पल पेपर को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया जाए। दो पार्ट ऑलरेडी मैंने बना दिए हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता कैसे देख सकते हो, जैसे अपना ये चैनल है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाते हैं अगर हम, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में अगर स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सैम्पल पेपर सॉल्यूशन। तो बाकी की जो दो पार्ट है वो इसमें मिल जाएंगे और ये तीसरा पार्ट है आपके लिए, और इसमें आज एंड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 33 तक मैंने करवा दिया था, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हमें करने हैं, टोटल 50 क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन में लिखा है साइड्स ए बी एंड बीई, ए बी एंड बीई ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री है। लेंथ ये पूरी 16 है, ये पूरी 8 है। तो पाइथागोरस से आप ए ही निकाल सकते हो, अब जरूरत पड़े तो, ठीक है। ए डी निकाली जा सकती है साइड। और लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड। अच्छा, लार्जेस्ट स्क्वायर का मतलब हो गया कि ये स्क्वायर जो है, तो ये साइड, अगर हम ये साइड एक्स लेते हैं, अगर ये वाली साइड एक्स लेते हैं तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ठीक है। तो ये पूरी 8 है, तो यहाँ से जीई की बात करूँ तो 8 माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ से ये जो साइड है वो 16, ये एक्स है यहाँ से यहाँ तक, पूरी है 16, तो ये 16 माइनस एक्स हो जाएगी। मैंने ऐसा क्यों करा मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं ये दो ट्राइंगल सिमिलर करने वाला हूँ। छोटे छोटे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, एक इधर से मतलब ट्राइंगल ए एफ डी और एक ट्राइंगल डी जी ई। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये अगर पैरेलल, देखो स्क्वायर में ये एंगल 90 होता है, यहाँ भी 90 है, तो इसका मतलब एफ डी जो लाइन है बी के पैरेलल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग से, ठीक है। और जी यहाँ पे 90 है और यहाँ पे एफ 90 है। तो इन ट्राइंगल ए एफ डी एंड ट्राइंगल ए एफ डी एंड डी जी ई, ये डी पॉइंट है, जी पॉइंट है, ठीक है, डी जी ई, ये दो ले लिए मैंने, ठीक है। क्या लिखूंगा, एंगल ए एफ डी, एंगल ए एफ डी इक्वल टू एंगल डी जी ई 90 डिग्री, डी जी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और एंगल ई जो है वो किसके इक्वल है, ए डी एफ के, ए डी एफ के करस्पॉन्डिंग एंगल से, किससे, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया। तो बाई ए क्राइटेरिया से, बाई डबल ए से ये दो जो ट्राइंगल है वो हो जाएंगे सिमिलर। क्या हो जाएंगे, ये दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। यानी ट्राइंगल ए एफ डी, ए एफ डी सिमिलर ट्राइंगल हो जाएगा डी जी ई, ट्राइंगल डी जी ई, ये दो ट्राइंगल आ जाएंगे सिमिलर। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आप करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो ले सकते हो, यानी कि ए एफ। अब करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो कैसे लेते हैं, ए एफ के करस्पॉन्डिंग है डी जी, तो डी जी नीचे लिखो। एफ डी के करस्पॉन्डिंग है जीई, एफ डी अपॉन जीई आ जाएगा। और ए डी के करस्पॉन्डिंग है डीई, ए डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डीई, ठीक है। ये आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, ए एफ कितना है, 16 माइनस एक्स है, तो ए एफ आ गया 16 माइनस एक्स अपॉन, ये 16 माइनस एक्स हो गया। और डी जी की बात करें, डी जी ये आपका देखो, डी जी कितना एक्स है, यहाँ पे एक्स लिख दो। एफ डी, एफ डी एफ डी एफ डी का है भाई, एफ डी, ये एफ डी भी तुम्हारा एक्स है। जीई, जी तुम्हारा 8 माइनस एक्स है, 8 माइनस एक्स है। तो यानी इसको लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये नहीं से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो इस साइड को लेने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं से सॉल्व कर लेते हैं क्या रिजल्ट आएगा, देखना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे 16 माइनस एक्स हो गया, 8 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। 16 8 क्या हो जाता है तुम्हारा 128, माइनस का 16x माइनस का 8x, और ये माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो कितना आएगा 128x माइनस 16 प्लस 8 कितना होता है 24, 128 में x नहीं है, और ये 24x इक्वल टू 0, तो 24x आ जाएगा 128। अब कैंसिल करते हैं जरा, इससे कैंसिल हो सकता है,
अगर मैं 8 से कैंसिल करता हूँ तो 8 वन जा 8, 4 आएगा, 8 6 जा 48 और ये 3। तो क्या x की वैल्यू 16/3 आ जाएगी? चेक करो। तो x मतलब स्क्वायर की साइड, हमने x किसको लिया था? हमने x लिया था स्क्वायर की साइड को, तो स्क्वायर की साइड आ गई 16/3। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो, अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने आंसर लिख रखे हैं क्योंकि आपको पता है जब सॉल्व करते कई बार कोई मिस्टेक ना हो, आपको गलत ना हो जाए, तो इसलिए आंसर मैंने लिख रखे, इससे कोई गलती होने की चांस बिल्कुल भी ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट RS, R पॉइंट है -1,3 और एक S पॉइंट है 9,8। ठीक है, एक पॉइंट P, कोई एक P पॉइंट है, एक P पॉइंट ले लेते हैं जो इस लाइन सेगमेंट को K/1 में डिवाइड कर रहा है, K/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और जो पॉइंट P है वो इस लाइन पे लाई भी कर रहा है। ठीक है, इस लाइन पे लाई भी कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करो, P पॉइंट फाइंड आउट कर लो सेक्शन फॉर्मूले से। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये होता है। ये तुम्हारा mn होता है, ये x1 y1, ये x2 y2। तो P पॉइंट कितना आएगा? k इंटू 9 यानी 9k प्लस 1 इंटू -1 यानी -1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k इंटू 8 यानी 8k, 1 इंटू 3 प्लस का 3 अपॉन k प्लस 1। तो यहां से तुम्हारा P पॉइंट आ गया 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये रिजल्ट आ गया आपके। ठीक है, 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1, 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये रिजल्ट P आ गया तुम्हारा। अब P की बात करें तो P पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, लाइन है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x तुम्हारा कितना है? 9k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस y इज 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से k निकल आएगा आपका और यहाँ से आपको रेस k की वैल्यू मिल जाएगी। तो k प्लस 1 एलसीएम ले लो, तो यहाँ से आएगा 9k माइनस 1 माइनस यहाँ से 8k प्लस 3, इसके नीचे 1 लगा लो, तो 2 का मल्टीप्लाई आ जाएगा k प्लस 1 में इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो k प्लस 1 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो राइट हैंड साइड तो आ जाएगी 0। यहाँ देख लेते हैं अब, 9k माइनस 1 माइनस 8k माइनस 3 प्लस का 2k प्लस का 1, ये आ गया। 9k माइनस 8k, k आएगा, प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, तो k प्लस 2k 3k आ जाएगा, और ये माइनस का 3 राइट हैंड साइड में जाके 3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात को? एक मिनट, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2 आएगा, तो फिर फाइनली यहाँ पे कटेगा नहीं, 3 माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस 4 प्लस 2, ये 2 आएगा यहाँ पे, ये 2 आएगा। ठीक है, तो k किलो आ जाएगी 2/3, k किलो आ जाएगी 2/3 यानी कि a पार्ट। समझ में आ गया सबको? ठीक है, इस तरीके से आपको रेशियो लेके क्वेश्चन करना है। याद रखना, जब भी कोई रेशियो वाला क्वेश्चन हो, वैसे भी जब भी कोई रेशियो क्वेश्चन आ जाए k/1 लेके सॉल्व कर देना। नेक्स्ट देखो, इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर, और कुछ पॉइंट भी दे दिए। स्क्वायर की साइड जो है वो 14 है और एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन बताना है। देखो, ये तुम्हारा क्वाड्रेंट है, ये भी तुम्हारा क्वाड्रेंट है, ये एक सेमी सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम एरिया की बात करें तो स्क्वायर में से, ठीक है, अगर एक्चुअल में देखें क्या हो रहा होगा, इस पूरे, देखो यहाँ से अगर हम देखें इधर से, तो ये हमारा आधा स्क्वायर है, मतलब पूरा तो स्क्वायर है, ये फुल स्क्वायर है ABCD। ये यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करना। ABCD ये क्या है, हमारा स्क्वायर है। ABCD क्या है? ABCD एक स्क्वायर है। अगर मैं इतना पार्ट देखूं, सिर्फ इतना, तो ये हाफ स्क्वायर बन रहा है, मतलब आधा स्क्वायर का, और यहां से बन रहा है एक सेमी सर्कल। क्या बन रहा है? सेमी सर्कल। ठीक है, और अगर ये वाला पार्ट देखूं, यहाँ पे ये वाला पार्ट, जो यहाँ पे पार्ट होगा ना, वो एक्चुअल में यहाँ वाला सेम ही होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, और यहाँ वाला जो पार्ट होगा
को यहाँ कवर हो रहा होगा, यस और नो। मतलब मेरी बात समझो कि ऐसा देने से कंफ्यूजन हो रही है। अगर मैं एक काम कर दूं, इसमें क्या करूं, इस वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, क्या इस वाले पार्ट को मैं कवर अप करने के लिए यहां ले सकता हूं? समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, मैंने क्या करा, और इसको वाइट कर देता हूं, इसको मैंने वाइट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को यहां कर दिया। समझो मेरी बात, ठीक है। सिमिलर मैंने इस वाले पार्ट को कवर करने के लिए ये वाला जो पार्ट है वो मैंने यहां ले लिया, क्योंकि एक ही बात है, ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ का है, समझ रहे हो, इजी करने के लिए, ठीक है। और इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने उसको वहां ले लिया, अब ये पूरा वाइट हो गया। और इस वाले को मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, इस वाले को मैं ब्लैक कर देता हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए आंसर? कितना आसान कर दिया, समझ रहे हो, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। ये क्या हो गया, एक पूरा स्क्वायर का हाफ हो गया। तो क्या लगना चाहिए, हाफ इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर, हाफ इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर। कुछ नहीं करना था, बस ये लॉजिक लगाना था। कितना आसान क्वेश्चन कर दिए, हो गया। इस तरीके से आपको करो तो ये हो गया हाफ। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड कितनी है, 14 है, तो हाफ इंटू 14 इंटू 14, तो ये 7 टाइम्स कट गया तो 98 आ गया, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो इस तरीके से भी आप अप्रोच बनाया करो यार, कैसे आसान कर सकते हो। ये नहीं कि बस जो फॉर्मूले पता है उनको लगाना शुरू कर दे, ठीक है। उससे पहले कोशिश करो कि कुछ आसानी तरीके से हो जाए तो बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये आगे नेक्स्ट पढ़ लो जरा। गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक सर्कल्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रेंट सर्कल। कॉन्ग्रेंट इसलिए बोला कि हर एक सर्कल की रेडियस जो है वो सेम है, मतलब सबकी रेडियस सेम होगी, और बोला सबकी रेडियस 1 है। तो अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है, मैं इस वाले सर्कल को देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा, उतना ये होगा, ठीक है। तो मैं एक सर्कल को ले लेता हूं, सेंटर ओ, और कुछ इस तरीके से ए भी बना हुआ है, ठीक है, और इसके थ्रू एक दूसरा सर्कल भी बना हुआ है, ठीक है। ऐसा जाते हुए एक सर्कल दूसरा भी बना हुआ है, ठीक है। और हमें क्या बोला गया, पढ़ लो, intersecting in such a way that chord formed by joining the point of intersection two circle is also the length of 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी बात हो रही कि रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर है, जो रेडियस इसकी 1 सेंटीमीटर दे रखा है सर्कल का, तो ये जो कॉर्ड है ये भी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन एज्यूमिंग थिकनेस ऑफ रिंग नेग्लिजिबल। इस रिंग की जो विड्थ है वो नेग्लिजिबल है, और ये पूरा एरिया निकालना है, यानी कि आपको ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, लेकिन अब मैं इसका फिगर दोबारा बनाऊं, उससे आपको बहुत आसानी होगी समझने में। जैसे ये सर्कल है और ये कॉर्ड आपको दिख रही है ए बी, और ये रेडियस है ओ, और ये मैं सिर्फ इतना बना रहा हूं, ठीक है। और ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। अब आप मुझे बताओ, जो हमें रेड मार्क वाला एरिया निकालना है, अगर मैं नीचे वाला एरिया निकाल लूं, ये वाला, तो ऊपर वाला तो सेम ही होगा ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। तो इधर वाला तो एरिया सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब तुम फोकस ये करो कि ये वाला एरिया आ जाए, तो इसका डबल कर देंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये कौन सा एरिया है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। अच्छा, अगर मैं ये एरिया निकाल रहा हूं, इसका डबल करूंगा तो ये वाला एरिया आ जाएगा। ऐसे ही इसके लिए भी होगा, ऐसे इसके लिए भी होगा, ऐसे इसके लिए होगा। यानी जो एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकालेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा, उसके लिए फिर बाद में जब टोटल एरिया निकालोगे तो कितने टाइम्स करना पड़ेगा, अगर मैंने ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दिया तो हम लोग कितना निकालेंगे, समझना। ये तुम्हारा एक पार्ट आया, फिर पूरा करने के लिए ये दूसरा, तो 2 का मल्टीप्लाई, तो यानी कितने पार्ट है टोटल, देखो 1 2, इसमें भी लाइन ड्रॉ कर दो, 3 4, इसमें भी लाइन ड्रॉ कर दो, 5 6 7 8। यानी हर एक रिंग जब सर्कल कंबाइंड हो रहे हैं तो ये जो पार्ट है वो एक्चुअल में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, टोटल कितने हो गए, 8। तो अगर मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल दूं ये वाला, तो जब टोटल एरिया निकालूंगा तो
तो 8 टाइम्स कर दूंगा एरिया ऑफ सेगमेंट। बात समझ रहे हो, एरिया ऑफ सेगमेंट कितने टाइम्स करूंगा, 8 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। सेगमेंट का एरिया आपने सीखा होगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब बताओ अगर ये तीनों साइड इक्वल है तो ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल होता है 60 डिग्री। सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर तीनों साइड इक्वल है तो कौन सा ट्राइंगल हुआ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, चलो थीटा हमारा है 60 डिग्री, पाई इंटू रेडियस 1 है तो 1 ही रहेगा, √3/4 साइड 1 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है, 1 है, तो फाइनली ये आ गया π/6 माइनस का √3/4। तो बस 8 टाइम्स कर दो, 8 टाइम्स π/6 माइनस का √3/4, तो आपका आंसर आ गया सी पार्ट। आया समझ में, इस तरीके से करना था आपको, यानी आपको अल्टीमेट एक सेगमेंट का एरिया निकालना है, सोचो एक सेगमेंट का एरिया निकालना है और 8 टाइम्स कर देना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा, जो लोग चैनल पे नए तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो भी असाइनमेंट्स हैं उसके लिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं सारे असाइनमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, और साथ के साथ ये सैम्पल पेपर तो सॉल्व कर ही रखा है, बाकी अगर आपका पेपर आता है वन शॉट वीडियोस की हेल्प से आप अच्छे से रिवीज कर सकते हो। मान लो अपने पॉलिनोमियल करना है तो आप बस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाना, सारे चैप्टर्स के मैंने बना रखे हैं, देखो पॉलिनोमियल्स का, रियल नंबर का ये है। ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो चीज़ों को, बहुत आराम से बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये एमसीक्यू है, सैम्पल पेपर करवाई दिया, फॉर्मूला वन शॉट हो गया, और मैं जो असाइनमेंट दे रहा हूँ मार्क्स बूस्टर, इसको आप यहाँ कर सकते हो, और मैं टिक भी करवा दी है कौन से क्वेश्चंस करने हैं कौन से नहीं करने हैं, और एग्जाम्पलर्स में कौन से क्वेश्चन करने कौन से नहीं करने वो भी मैंने टिक करवा दी है। ठीक है, चलिए इतना हो गया आपके लिए। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 देखते हैं क्या दे रखा है। 38 में दे रखा है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px² + 5x + r, और बोला 2 and 1/2 आर द जीरोस, यानी कि अल्फा तुम्हारा 2 हो गया, बीटा तुम्हारा 1/2 हो गया। यही मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ इसका, अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 1/2। ठीक है, दो जीरोस हैं, तो एक काम करते हैं अल्फा प्लस बीटा लगा दो, तो माइनस का b अपॉन हो जाएगा, अल्फा इज 2 बीटा इज 1/2 माइनस b कितना है 5, a कितना है 3, तो यहाँ पे 2 एलसीएम ले लो, तो 2 जब 4 + 1 = माइनस का 5/p, 5/2 = माइनस का 5/p, 5 से 5 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो p की आ जाएगी -2, p आ जाएगा -2। ठीक है, p आ गया। अब r निकालना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, c यहाँ पे r है और ये p है, तो r/p, अल्फा इज 2 बीटा इज 1/2, 2 से 2 कट गया, p इधर आ गया, तो p = r, तो p की वैल्यू -2 है तो r की वैल्यू भी -2 हो जाएगी, तो यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, बी पार्ट, p = r = -2। क्लियर, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 39 में देखो क्या दे रखा है हम लोगों को, क्वेश्चन में 39 जो है इसको मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन में 39 में अगर बात करें हम, लिखा है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज दिस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, तो r = कितना आ जाएगा, 100/2π यानी 50/5। चलो r मैंने निकाल के रख लिया, जरूरत पड़ेगी तो काम आ जाएगा। फिर क्या लिखा है, साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये तुम्हारा सर्कल हो गया और इसके अंदर स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर, पहले एक काम करते हैं स्क्वायर बना देते हैं फिर सर्कल, ये स्क्वायर हो गया और इसके अंदर स्क्वायर के बाहर एक सर्कल है। ठीक है, अब आपसे ये बोला था कि जो स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है सर्कल के अंदर उसका क्या बताना है, साइड बताना है। अब याद रखना, सर्कल के अंदर स्क्वायर तभी बनाया जा सकता है जब इसका डायमीटर, सर्कल का जो डायगोनल है, सर्कल का जो डायगोनल है वो तुम्हारा सेंटर से पास होगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं बना सकते आप।
आप स्क्वायर में कभी भी सर्कल नहीं बना सकते। सोचो इधर स्क्वायर बना लो, ऐसा नहीं बन सकता। ठीक है, इधर सोचो, कुछ नहीं बना सकते हो। आपका स्क्वायर बनेगा तभी, स्क्वायर बनेगा तभी जब जो स्क्वायर का डायगोनल है, डायगोनल वो सेंटर से पास होगा, तभी वो बनेगा। एक और लॉजिक है, मैं बताता हूँ आपको। आपको याद हो, आपने एक 9th क्लास में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ये डायमीटर है तो सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनाते हो वो 90 डिग्री होता है, जिसको हम बोलते हैं एंगल इन सेमी सर्कल। यस और नो, याद आया कुछ? और आपको पता है स्क्वायर में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब है कि ये डायमीटर है। आई बात समझ में? अब आगे क्लियर? इस तरीके से भी आप सोच सकते हो, क्योंकि स्क्वायर में ये एंगल होगा 90, और अगर ये एंगल 90 है तो इसका मतलब है ये तुम्हारा डायगोनल होगा, ठीक है, और ये डायमीटर भी होगा, दोनों चीजें होंगी। ठीक है, चलो इतना आप समझ में आ गया। चलो हमें साइड निकालनी स्क्वायर की, तो हमने ये एक्स ले लिया, ये एक्स ले लिया, ठीक है। चलो पाइथागोरस लगाते हैं, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अच्छा ए सी क्या है? डायमीटर है, और रेडियस हमने निकाल लिया है, तो अगर मैं डायमीटर की बात करूं तो 2 टाइम्स कर दूं तो क्या 100/पाई आ जाएगा? तो यहां पुट कर देते हैं 100/पाई, यहां पुट कर देते हैं, तो 100/पाई का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करना, स्क्वायर मत करो, स्क्वायर रूट कर लो बोथ साइड, तो क्या होगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, 100/पाई आ जाएगा, और यहाँ पे √2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये x आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब डिवाइड कर दो, तो x आ गया 100/पाई, और डिवाइड में √2 भी आ जाएगा। रैशनलाइज कर लो, √2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो 100√2/पाई इंटू √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है, तो 2 से कट गया 50 आ गया, तो आंसर आ गया 50√2/पाई, यानी कि सी पार्ट। समझ में आया? सी पार्ट आंसर आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो मेन लॉजिक अच्छा लॉजिक था, देखो यहाँ पे समझने वाला लॉजिक था। अगर स्ट्राइक ना करे तो कैसे कर पाओगे कि डायमीटर जो है वो डायगोनल के इक्वल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 243, और यहाँ पे 243 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपको बताने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये कि x और y के कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है अगर x y में इक्वेशन आ जाएगी ना, तो वो कंसिस्टेंसी चेक करते हैं a1/a2, उससे चेक कर लेंगे। चलो ये तो है 3 की पावर x प्लस वाई, और ये क्या है 3 की पावर 5, ठीक है यार 5 होता है, तो x प्लस वाई आ गया 5 के इक्वल। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसको 3 की पावर 5 लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे पावर कंपेयर करोगे तो 5 ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1/5 आएगा। यहाँ पे तो आ ही गया, तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ गया x माइनस वाई माइनस का 1/5 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर लेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस वैल्यू कंपेयर कर लो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। अच्छा आप कहोगे ये सब क्या हो रहा है? जब दो लाइन की इक्वेशन आ जाती है लीनियर इक्वेशन में, तो आप लोग क्या करते हो? a1/a2 निकालते हो, b1/b2 निकालते हो। अगर a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है तो आप क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन सॉल्यूशन। अगर इक्वल आ जाता है तो फिर कुछ और करेंगे, c1/c2 निकालेंगे। तो वो सब करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो a1 के साथ यहाँ पे 1 है, तो a1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, b1 यहाँ पे कितना होगा, y के साथ भी 1 है, c1 हो जाएगा -5। ठीक है, इसमें बात करें तो ये 1 है, तो a2 आ जाएगा 1, b2 आ जाएगा -1, c2 आ जाएगा -1/5। तो अगर मैं a1/a2 निकालूं तो 1/1 1 आ गया। अगर मैं b1/b2 फाइंड आउट करूं तो 1/-1, ये -1 आ गया। ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये आपस में इक्वल नहीं होता है तो क्या आंसर होता है? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 1 होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या है।
अब आ जाता है केस स्टडी, और केस स्टडी और अच्छा दे रखा है, समझते हैं क्या है। इन द गिवन फिगर अलोंग साइड सोज दैट द पाथ ऑफ द डाइवर व्हेन टेक्स जंप फ्रॉम द डाइविंग बोर्ड, ठीक है, क्लियरली इट इज अ पैराबोला। आप देख सकते हो यहाँ से जंप करना शुरू करा और ये पैराबोला बना दिया, ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और फिर जो हाइट है ना, जो हाइट इंक्रीज हो रही है इस तरीके से, तो कुछ टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम मान लो यहाँ 0 है, फिर कुछ और होगा, फिर कुछ और होगा, इस तरीके से। तो हाइट और टाइम में एक रिलेशन दे रखा है, एच टी इक्वल टू दिस, मतलब हमें एच टी दे रखा है माइनस का 16t² प्लस का 8t प्लस का k, ये दे रखा है। सबसे पहले बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बताओ भाई। सबसे पहले पूछ लिया k ही बता दो, मतलब यही बता दो कि भाई k कितना होगा। अब k को अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो अगर k फाइंड आउट करना है, आप खुद सोचो, टाइम पे डिपेंडेंट है। अगर मुझे k फाइंड आउट करना है तो मैं टाइम को 0 ले लेता हूं, ठीक है। टाइम को अगर, क्योंकि एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या लिखा है, एनी वाज स्टैंडिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल, यानी कि ये जो वाटर लेवल है ना वो नीचे है, मतलब इधर है मान लो फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी जो हाइट है वो 48 है, ठीक है, इसकी जो हाइट है वो 48 है। लेकिन ये हाइट कब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसको थोड़ा अलग बना देता हूँ, जैसे ये डाइविंग तुम्हारा इधर है, ठीक है, जैसे डाइविंग बोर्ड इधर है और ये वाटर का लेवल है, ये यहाँ पे वाटर लेवल है, तो इसकी जो हाइट है 48 फीट दे रखी है, 48 फीट, ठीक है। और यहां से अब जंप करना शुरू होगा इस तरीके से, तो अगर मैं टाइम 0 ले लूं, मतलब शुरुआत में बिल्कुल, तब उसकी हाइट कितनी है, 48 है ना। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन में t को 0 ले लूं, तो यानी h0 का मतलब है जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जंप करना शुरू ही कर रहा है कोई, मतलब अभी खड़ा हुआ है, तो उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। तो उससे फायदा ये होगा, ये दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगे, क्योंकि t इक्वल टू 0 रखोगे तो 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 0 k, और ये हाइट मुझे पता है 48 है, तो क्या k की वैल्यू 48 आ जाएगी। अब कितना लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लिया यार, समझ रहे हो कि भाई पहले आप सोचो कि हाँ t इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, फिर उसके बाद आपको k मिलेगा। चलिए k तो आ गया, अच्छी बात है। एट व्हाट टाइम सी विल टच द वाटर लेवल इन द पूल। अब एक बताओ, सी विल टच द वाटर लेवल इन द पूल का मतलब क्या हो गया, कि वो वाटर लेवल को टच कर जाएगी, यानी इसकी हाइट क्या हो जाएगी, 0। भाई अभी जो 48 फीट की बात हो रही है, अगर वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगी तो वाटर लेवल से उसकी हाइट क्या होगी, ये हाइट जो दे रखी है वो किसकी है, हाइट अबव द वाटर लेवल एट टाइम t। ये था वाटर लेवल से कितनी हाइट है, वो इक्वेशन है। तो इसका मतलब है अगर मुझे सेकंड पार्ट करना है तो मुझे हाइट को क्या कर देना है, 0 कर देना है, समझ रहे हो, और यहां से मुझे t निकालना है, और चेक ये 0 कर दिया, ये सेम रहेगा, k की वैल्यू तुमने फाइंड आउट कर ली है 48 है, k की वैल्यू 48 है, फाइंड आउट कर लिया है। अब एक काम करो, इसको सॉल्व करना है, तो पहले तो एक काम करते हैं, 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड कर दो, 8 2 जा 16, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 6, इन दोनों पे इधर भेजो, 2t², ये माइनस का t हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, 6 2 जा 12, तो 4 3 जा 12 होता है, तो 4t प्लस का 3t माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में 2t कॉमन मिलेगा, तो ब्रैकेट में आएगा t माइनस 2, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो t माइनस 2 इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2t प्लस 3 इक्वल टू 0। t माइनस 2 को 0 करो तो t की वैल्यू आ जाएगी 2, अगर एक बार इसको 0 करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी -3/2। अब टाइम नेगेटिव तो होता नहीं है, तो 2 सेकंड आ जाएगा, यानी कि बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट इसका हो जाएगा आंसर 2 सेकंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूँ, नोट कर लो इसको। बाकी आपको जो भी डाउट्स हैं, आप मुझे मतलब जो भी माइंड में आ रहा है कि सर कैसे पढ़ाई करें क्या है, बाकी तो मैं स्ट्रेटजी सेशन बनाता रहता हूँ, आप उनको देखें। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, और बाकी मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं पूरा रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लिखा हुआ है
रीता हाइट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल। यानी अब जो ये पॉलिनोमियल गिवन थी ना, इससे अब मतलब नहीं है, अब ये दूसरी पॉलिनोमियल की बात कर रहा है जिसके जीरोस -1 एंड 2 हो, जिसके जीरोस -1 एंड 2 हो। तो आपको पता है कि पीटी फाइंड आउट करना है, कि कोई अनदर पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है जिसके जीरोस ये और ये हैं। तो आप बताओ पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मेशन का, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। ठीक है, ये हमारा होता है इसमें। तो अगर हम बात करें यहाँ पे k तो रहने दो बाहर, k तो यहाँ बाहर रहने दो, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज -1, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। ठीक है, तो सम करोगे तो -1 प्लस का 2, अगर यहाँ -1 प्लस का 2 करेंगे तो 2 - 1 ये 1 आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आएगा। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो ये -2 आएगा, ये क्या आ जाएगा -2, ये आपका आ गया रिजल्ट। अब दिक्कत ये है कि यार ये k जो बाहर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ये कितनी आ सकती है। ठीक है, मुझे ये k को फाइंड आउट करना है। लिखा है रीताज हाइट अबव द वाटर लेवल, हाइट दे रखी है अबव द वाटर लेवल। तो आपको सेम तरीके से, ठीक है, सेम तरीके से जैसे इसमें फाइंड आउट करा था ना, इसमें, ठीक है, बस पॉलिनोमियल चेंज की है ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, समझ रहे हो। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, क्या कि अगर मैं t को 0 कर दूं, इस t को अगर मैं 0 कर दूं तो हाइट कितनी है, t को 0 करने पे हाइट कितनी है 48। अच्छा आप लोग कहेंगे सर सेम लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और डाउट आ सकता है, सर क्या ये वाला k और जो आपने ये k लिया वो सेम है? नहीं नहीं, वो सेम नहीं है, ये तो पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन में k आता है। तो मैं इसको चाहो तो चेंज कर देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आपको। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ और ले लेता हूँ, आपको पॉलिनोमियल के साथ कुछ मल्टीप्लाई में लेना होता है। मैं यहाँ पे k1 कर लेता हूँ, ठीक है, चलो k1 कर दिया, ये अलग है, मुझे इस k1 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो k1 कैसे आएगा उस पर सोचना है। तो हमारा अभी जो pt आया है वो आया है k1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस 2। अगेन वही लॉजिक लगाइए, टाइम को 0 कर दो तो k1 ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, और p0 कितना है 48। अब आप कहोगे सर वहां भी 48 यहाँ भी 48, यस पॉलिनोमियल बदल रहे हैं हम लोगों ने पॉलिनोमियल को बदला है। जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम रहेगा ना, कि टाइम 0 पे हाइट कितनी है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे k1 -2 का डिवाइड करोगे तो k1 आ जाएगा -24, तो -24 यहाँ पुट कर दीजिए, तो -24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -24x स्क्वायर प्लस का 24x प्लस का 48, ये आपका आंसर आ जाएगा। और जो कि आप देख पा रहे हो ये आपका आंसर है। अच्छा मेरा x में आंसर आया, इसमें t में तो वो एक ही बात होती है। मैंने एक्चुअली यहाँ पे pt था ना, तो यहाँ पे आप चाहो तो t लिख लो, t में कर सकते हो काम, यहाँ पे t लिख सकते हैं, ठीक है, वो तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलो कर देता हूँ, मैं t कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, t कर लो, ठीक है। चलो तो यहाँ पे t में आंसर आपका आ जाएगा, सब जगह t लगा दो, बस जहां जहां x लिख रखा है ना वहां वहां आप लोग t लगा लो, और कहीं तो नहीं है, यहाँ भी है, सब जगह t कर दीजिए, आंसर हो गया। ठीक है, चेक कर लो, नोट कर लीजिए। अब आते हैं 44 पे, ये भी सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा अलग, इस बार नई पॉलिनोमियल फॉर्म करनी है, कोई क्यूटी बोल दिया, लेकिन है सी पे बेस्ड, ठीक है सी पे बेस्ड। देखते हैं क्या है, नोट कर लिया सबने। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है, अब पॉलिनोमियल क्यूटी, अब जैसे पीटी था, कहाँ गया पीटी था, क्यूटी बोल दिया, तो क्यूटी पॉलिनोमियल क्या होगा, सेम तरीके से टी स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू टी प्लस का अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और कोई कांस्टेंट टर्म बाहर लेना होता है, मैंने इस बार K2 ले लिया, क्या ले लिया K2। अब K2 निकालना पड़ेगा, मैं अब क्या लिखा था, विद सम ऑफ जीरोस, यानी ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा है, एंड प्रोडक्ट यानी ये अल्फा बीटा है, तो कितना आ जाएगा ये K2 टी स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 है,
अल्फा इंटू बीटा -6 है, तो यानी K2 आ गया T² माइनस का T माइनस का 6, ये आ गया QT जो है वो तुम्हारा ये रिजल्ट आ गया। अब K2 कैसे निकलेगा, सेम कॉन्सेप्ट कि QT को 0 कर दो T इक्वल टू 0 से, तो ये पूरा 0 ये 0 यहाँ पे आ गया -6। और हाँ, QT को 0 करने का मतलब T को 0 करा है, एक मिनट यहाँ पे मतलब T को मैंने 0 पुट करा है। और टाइम 0 पे हाइट कितनी है, ये हाइट ही है 48 है, तो K2 इंटू -6, तो डिवाइड करोगे तो K2 आ जाएगा कितना 8, माइनस का 8 आ जाएगा, तो यहाँ -8 पुट कर दीजिए, तो माइनस का 8T² प्लस का 8T प्लस का 48 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से, नोट कर लें, और आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आपका आंसर कौन सा हो गया, सी पार्ट आपका आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, चेक कर लो अच्छे से, आया समझ में, वेरी गुड। अच्छा, अब आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे 45 पे। तो ये केस स्टडीज वाली केस स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखो नेक्स्ट जो है, एक पॉलिनोमियल तुम्हें दे रखी है, लिखा है द जीरोस आर नेगेटिव ऑफ अदर, मतलब जो जीरोस है ना एक दूसरे के नेगेटिव हैं। जैसे मान लो अगर एक अल्फा है, अल्फा है, तो बीटा जो है ना वो माइनस अल्फा है, तो अल्फा अगर अल्फा है तो बीटा माइनस अल्फा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अप्लाई कर दो, इसमें क्या होता है माइनस बी कितना है K-3 अपॉन ए कितना है माइनस का 12 है। मैंने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अल्फा है, लेकिन बीटा कितना है माइनस अल्फा है, इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा K-3 अपॉन 12। तो अल्फा माइनस अल्फा ही कट के 0 आ जाएगा, K-3 अपॉन 12 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, तो फाइनली K के लिए क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और आपका आंसर ए पार्ट आ जाएगा। समझ में आया, आपका आंसर क्या आ जाएगा ए पार्ट। क्लियर, चलिए तो ये केस स्टडी का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं नेक्स्ट स्टडी जो लास्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 46, ये भी एक केस स्टडी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। इसमें काफी कुछ यहाँ पे गिवन है, आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे गिवन होंगी। एक प्लेग्राउंड है, इतने आर्ट्स का है, इतने लेंथ है, इतनी विड्थ है। लेकिन जब भी आप याद रखना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन आएगा, आप सबसे पहले ग्राफ देखना। जैसे यहाँ पे ग्राफ दे रखा है, ठीक है, इस ग्राफ को देखना, सारा क्वेश्चन इस ग्राफ से ही हो जाता है, ठीक है। तो आप पढ़ने को पढ़ लेना, सैंपल पेपर से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है जरा करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में है आपके पास सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल EHG। तो पहले हम EHG के कोऑर्डिनेट देख लेते हैं कि EHG के कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। चलो E के कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है, ग्राफ से देखते हैं। E पॉइंट देखो यहाँ पे है, ये E पॉइंट यहाँ पे आपका x 2 है और y 1 है, तो E पॉइंट है आपका 2,1। H पॉइंट है आपका, H कहाँ है भाई, H पॉइंट कहाँ है, कभी कभी पॉइंट नहीं दिखता यार, देखो मैं, हाँ ये है H पॉइंट। तो x है -2 और y है 4, तो -2,4, ठीक है। G पॉइंट की बात करूं तो G पॉइंट है आपका, ये है आपका G पॉइंट। देखो x यहाँ पे 1 है और y है -3, यानी कि ये आपका हो गया 1, -3, ठीक है। तो अगर हम इस सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है। ये आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये आपका सेंट्रॉइड आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये आपका आ गया। इसके बाद क्या होगा, ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है x2 y2 और ये पॉइंट है x3 y3, ये 3 पॉइंट है। अब आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो G कितना आ जाएगा देखते हैं। x1 इज 2 प्लस x2 इज -2 प्लस x3 इज 1 अपॉन 3, y1 इज 1 प्लस y2 इज 4, y3 इज -3 अपॉन 3, ये आपका रिजल्ट आएगा। तो G पॉइंट आ जाएगा हमारा, G के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2 - 2 0 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3 और यहाँ पे 5 - 3 2, 2/3 आ जाएगा। तो ये आपका आ गया G पॉइंट, दिस इज G पॉइंट, ठीक है। G आ गया 1/3। अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन 1/3 2/3, कुछ मिस्टेक हुई है, एक मिनट
पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर जो है वो ए पार्ट है ना, ए पार्ट मतलब -2/3 1। एक कहाँ पे मिस्टेक हो रही देख लेते हैं। ई पॉइंट हमारे पास था ट्राइंगल EHJ, ओह सॉरी यहाँ पे जे था, मैंने जी लिख लिया, इस पॉइंट को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें जे लेना है, क्या लेना है, ठीक है जे लेना। जे पॉइंट हमारा कितना है देख लेते हैं। जे पॉइंट है हमारा, कहाँ गया जे पॉइंट, जे पॉइंट देखो x है -2 और -2, यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो हमारा x3 भी कोऑर्डिनेट, ये x3 y3 है, तो यहाँ पे x3 -2 हो गया, फिर ये क्या हो गया, x3 हो गया -2, ठीक है, अपॉन 3, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे क्या है ये -2 है, ठीक है। अब देखते कितना आएगा, देखो -4 + 2, माइनस का 2 आएगा तो -2/3 हो जाएगा, और 4 + 2 5, 5 - 2 3, 3/3, ये 1 आ जाएगा। अब सही है, आगे देखो सही, देखो हमारा कोऑर्डिनेट आ गया ए पार, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। 47 में क्या देखा, ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसमें, नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है, इफ अ प्लेयर P नीड्स टू दी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम A and G एंड APG आर स्ट्रेट लाइन, आर इन स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है A और G दो पॉइंट हैं और P इक्वल डिस्टेंस पे स्ट्रेट लाइन में है। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि P तुम्हारा जो है मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट, ठीक है। और मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। तो ए पॉइंट कितना है देख लेते हैं, ए कितना है हमारा, देखो ये है ए पॉइंट 3 और ये 6, 3,6 है, ठीक है। जी पॉइंट की बात करें, जी पॉइंट हमारा है, जी पॉइंट है जी 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 जी, ये है जी पॉइंट, ये इधर 1, -3, 1, -3, तो ये तुम्हारा x1 y1 हो गया, ये तुम्हारा x2 y2 हो गया। तो P पॉइंट आ जाएगा 3 + 1/2, 6 - 3/2, तो 4/2 2 हो जाएगा, 2,3/2, 2,3/2, यानी कि सी पार्ट आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लें। देखो एक होता है जिस क्वेश्चन में बोलता है कि ये पॉइंट जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, ऐसा कुछ बोलता है इक्वल डिस्टेंस पे, तो ऐसे केस में आपको यूज करना होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन अगर वो पॉइंट एक लाइन पे लाई करता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे लिखा है अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम I and E। I कितना है ये देख लेते हैं, I कहाँ पे भाई, I, ये है I, यानी x -1 है और y 1 है, x -1 है और y 1 है, और कौन सा पॉइंट है, E, E पॉइंट है तुम्हारा, E पॉइंट है, देखो x2 है और y 1 है, x2 है और y 1 है, और एक पॉइंट बोला है x एक्सिस पे है, वो बताना है। तो कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट तो होता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। देखो अगर मैं कोई x एक्सिस पे पॉइंट लूंगा, जैसे इसकी बात करूं, तो ये पॉइंट क्या होगा, 2,0, 3,0, 4,0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट होता है 0, तो मैंने ले लिया x,0। तो ये पॉइंट P जो है I से और E से, ये मैंने मान लिया कि यहाँ पे कोई P पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पे, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब आप इन दोनों में लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस। PI आपको दे रखा है किसके इक्वल, PE के, PE के, PI जो है वो PE के इक्वल दे रखा है इस क्वेश्चन में तुम्हें, ठीक है, आया समझ में। अब PI निकालते हैं, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1, तो ये x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 - x1 यानी x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से x मिल जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड कर दो सबसे पहले, तो x + 1 का होल स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा, और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, तो ये 1 1 कट गया।
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4x, ये भी कट गया। अब ये 4x और ये इधर आएगा तो 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 6x आ जाएगा 3। ठीक है, चेक कर लो। तो x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2। कितनी आ जाएगी? 1/2। तो ये पॉइंट P कितना हो जाएगा? 1/2, 0 है कोई ऑप्शन? यस, ये पार्ट है 1/2, 0। नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। नोट करें सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, चलो फिर से वीडियो देखो, अगर नहीं समझ में आया कोई फिर से चीज दोबारा देख लिया करो, आपके पास ऑप्शन तो है ही ना दोबारा देखने का। चलो अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या हुआ? ये क्या है? ये क्या हुआ? ठीक है, हम लोग कहाँ तक थे? हमारे 1/2 तक आ गया था ना। ओके, चलो कुछ ज्यादा ही सेंस कर लिया था। ठीक है, चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द प्लेयर Q सच दैट फ्रॉम द K इज ट्वाइस हिज डिस्टेंस फ्रॉम E। K, Q, E आर कोलिनियर। अच्छा जी, K जो पॉइंट है, Q पॉइंट है और E पॉइंट है, ये कोलिनियर है। ठीक है, और Q तुम्हें ऐसी जगह लेना है जिससे Q such that his distance from K is twice the distance from E। यानी ये डिस्टेंस डबल है और ये डिस्टेंस सीधी बात है इसके हाफ होगी, तो यानी ये 2:1 होगा। कितना होगा? 2:1। कोलिनियर है तो सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? सेक्शन फॉर्मूला। तो जरा ढूंढते हैं, हमें Q तो निकालना है, K देख लेते हैं कितना है। K देखो यहाँ पे है -4 और ये y1 है -4,1 -4,1। E पॉइंट ये है 2,1 2,1। अब ये x1 y1 और ये तुम्हारा x2 y2। ठीक है, और ये m/n। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो Q पॉइंट क्या आ जाएगा? mx2 मतलब 2 × 2 कितना आ जाएगा? 4 प्लस nx1 यानी -4 अपॉन 3 हो जाएगा, कॉमा my2 यानी 2 प्लस ny1 यानी 1 अपॉन 3। ये 0 हो जाएगा, 4 - 4 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, 0,1 यानी कि बी पार्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये था, यहाँ डबल है, यहाँ उसका हाफ है, तो ये 2:1 हो जाएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं। पूरा सैंपल पेपर हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया हो। यार अपने फ्रेंड्स में पहुंचा देना, जो बच्चे जरूरतमंद है, जिनके पास कोचिंग अच्छी नहीं है, वो चीज़ें मतलब समझ उनको नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें उन बच्चों का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। जो बच्चे आपको लगता है इनको नीड है, उनको जरूर स्पेशली भेज दो व्हाट्सएप पर। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे 50th क्वेश्चन क्या है। द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B and C एज। द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B and C। क्या मतलब है इसका? एक पॉइंट है y एक्सिस पे, मान लेते P, हमने ले लिया 0,y, क्योंकि y एक्सिस पे क्या होता है? y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट होता है 0, हमने पहले ले लिया 0। इसकी डिस्टेंस B और C से इक्वल है, B और C से क्या है? इक्वल। तो B पॉइंट है कितना? B इधर है 4 और ये 3, 4,3 है, और C पॉइंट कितना है? C ये है, C 4 है और ये -1 है, 4,-1 है। चलो हमें PB = PC दे रखा है। PB में लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू PC। तो 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, y + 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे। इधर ए चलो पहले लिख ही देते हैं, y - 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 16 और ये y + 1 का होल स्क्वायर। अब कहाँ सॉल्व करूँ? यहाँ कर देता हूँ, 16 से 16 कट गया, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab यानी 6y। यहाँ पे क्या आएगा? y² + 1 + 2y, ये कट गया।
ये इधर आएगा तो माइनस का 8y हो जाएगा, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 आएगा तो माइनस का 8y, तो क्या y 1 आ गया, तो पॉइंट हो जाएगा 0,1, पी पॉइंट क्या आ जाएगा 0,1, यानी कि डी पार्ट, ठीक है। तो बस हो गया पूरा पेपर सॉल्व, स्क्रीनशॉट आप इसका भी ले लें। तो आई होप आपको ये पूरा सैंपल पेपर समझ में आया हो। सैंपल पेपर के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं, आप देख लेना, ठीक है। सारे सैंपल पेपर जितने भी पार्ट्स हैं मैंने करवा दिए हैं, आप उनको जरूर चेक करें प्लेलिस्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो।